नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। और आज दीन दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत खास है, इसलिए मैंने अपने सहयोगी, अपने साथी दिव्यांशु को भी इस शो में दावत दी है कि बहुत कुछ दिव्यांशु हमें बताने जा रहे हैं और उस पर हम आपके लिए कुछ ऐसे खुलासे, कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो आपको कहीं और नहीं देखने सुनने के लिए मिलेंगी। तो दिव्यांशु, सबसे पहले आपसे गुजारिश है, बताएं कि क्या खास है आज आपके पास। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे ठीक पीछे टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एक तरीके से वॉर जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कल की डेट में इससे पहले 2 से 3 दिन लगातार चर्चा में भी दर्शक सुनते आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम वो रिपोर्ट आपको दिखाएं कि आखिर जो बातचीत हुई है कल की तारीख में, और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या ऐसा 3 घंटे के उस दौरान निकल कर आया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि वो हल्का पुल्का पीछे तो हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स आ रही हैं जो साफ तौर पर इस तरफ इशारा करती हैं कि युद्ध तो होना निश्चित है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को इतना आगे ले जाकर रख दिया और इतने सारे दावे कर दिए कि अब आगे उनके कार्यकाल में शायद जब ना रहे, वो उस कार्यकाल में उस पद पर ना रहें, तब उनके लिए बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी। हम कुछ आपको स्लाइड दिखाएंगे। एक खबर ये बीबीसी के हवाले से है, ट्रंप टेल्स नेतन्याहू इरान न्यूक्लियर टॉक्स मस्ट कंटिन्यू। एक चीज है ये, जब निकलकर सामने थे, दूसरी भी आपके लिए रखेंगे एक और स्लाइड। इन दोनों खबरों को आप देखिए, ये दोनों रिपोर्ट रॉयटर्स के हवाले से है। ट्रंप सेज नो डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद नेतन्याहू, यानी दोनों के बीच 3 घंटे तक बैठक चलती है और कोई नतीजा नहीं निकलता। तो इसे हम किस तरीके से लें कि जब नेतन्याहू खुद इतनी लंबी यात्रा करके आप अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर जब आप जाते हैं अपनी सुरक्षा चिंताओं को जाहिर करते हैं, वहां आपको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, इसको कहते हैं दिव्यांशु तजब्जुब, एक कंफ्यूजन कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। ये वो स्थिति बन गई है इस वक्त अमेरिका की खास तौर से, और ईरान ने उस स्थिति को अमेरिका के लिए बना दिया है और खित्ते के उस पूरे रीजन के उन तमाम देशों के लिए जो अमेरिका के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। आपने जिक्र किया शुरू में कि बैठक में, क्योंकि आपने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई जो बताते हैं कि आखिर उसमें हुआ क्या, और बहुत ज्यादा ट्रंप बोले नहीं। तो देखिए हुआ ये, उसमें जो बहुत सारे एक्सपर्ट ने जब इसे डिकोड किया और जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो खबरें थी, उन तमाम चीजों को हमने जब मैच किया और उससे जो निष्कर्ष निकाला, तो उससे निकलकर आता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने साथ अपने लोगों को लेकर गए थे, अपने ऑफिसर्स को लेकर गए थे, लेकिन अमेरिका में भी दिव्यांशु एक बहुत बड़ी इस्राइल समर्थित लॉबी है जो कि अमेरिका पर दबाव बनाती रहती है, वहां की हुकूमत पर दबाव बनाती रहती है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बार पीएम नेतन्याहू के सामने खुद इस बात का खंडन किया था। किसी ने उनसे पूछा था मीडिया में कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने कहा था नहीं, अमेरिका अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन यह आरोप लगता है और यह अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा भी होती है कि एक बड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर जो चाहती है कि क्या करे और क्या ना करे अमेरिका। तो उस लॉबी के लोग भी उस बैठक का हिस्सा थे। तो एक तरफ तो पीएम नेतन्याहू के साथ आए हुए लोग और साथ में अमेरिका में मौजूद इस्राइल समर्थित लॉबी भी उस बैठक में शामिल थी। अब वहां जो माथापच्ची हुई है 3 घंटे, उसमें यह पूरा प्रेशर बनाया गया इस्राइल समर्थित लॉबी के जरिए कि ईरान पर हमला करवा, ईरान पर अटैक होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप फंसे हुए हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो अमेरिका की आवाम के खिलाफ जाएंगे। दरअसल अमेरिका की जनता, और वो जनता जिसे मागा पीपल्स कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिससे वादा कर करके वो इक्तिदार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, उसे क्या जवाब देंगे? एक तो वो बात है, और दूसरी जवाबदेही की बात आप बताइएगा जो आपने शुरू में जिक्र किया कि अगर ट्रंप बाद में जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या जवाब देंगे, उसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन एक जवाबदेही तो उनकी बन रही कि जनता को अगर हमला कर दिया, इजराइल समर्थित लॉबी के प्रेशर में आकर हमला कर दिया, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, तो उन्हें क्या जवाब देंगे? वो अवाम बिल्कुल भी, या वो जनता अमेरिका की बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ईरान के साथ या किसी के भी साथ जंग में अमेरिका पड़े। यही हाल अरब देशों का भी है दिव्यांशु। अरब देश में भी अवाम चाहती है कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन अरब के जो रूलर्स हैं अरब देशों के, वो मजबूर हैं,
क्योंकि उन पर अमेरिका का दबाव रहता है। वो मुंह से भले कुछ कहें कि हम अपनी जमीन ईरान पर हमले के लिए नहीं देंगे, लेकिन वो भारी धर्म संकट में है। धर्म संकट में क्या है, उनका बस ही नहीं चलता है। वहां पर अमेरिका अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है, लगातार अपने हथियार लेकर आ रहा है और वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते। आप हथियार आ रहे हैं आपकी जमीन में, वो तो आप रोक नहीं सकते हैं, और कहने को आप कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने देंगे। ये कैसी बात है? तो ये सारी वो लॉबी है जो चाहती है कि ईरान पर हो अटैक और ईरान को सबक सिखाया जाए। लेकिन ईरान ने जो तैयारी कर रखी उसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पहले आप हमारे दीन दुनिया के दर्शकों को बताइए कि इसके बाद आपके पास क्या स्लाइड है। बिल्कुल, अगली स्लाइड पर हम चलेंगे, लेकिन जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये खबर है, स्पेशली आप लोगों ने चर्चा में सुना भी होगा, ईरान अंडर सीज, सैटेलाइट शोज तेहरान जो है वो ब्यूरिंग कर न्यूक्लियर एंट्रेंस, यूएस मिसाइल लॉन्चर्स रेडी। हमने खबर एक दिखाई थी कि इस्फहान को किस तरीके से ढका जा रहा था। अब नातांज को लेकर भी रिपोर्ट आ गई है। साफ तौर पर उसमें बताया जा रहा है कि वहां के भी ठिकानों पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगहों पर जो एंट्रेंस है वहां पर उनको ब्लॉक किया जा रहा है। इस्फहान को लेकर हमने बहुत लंबी चर्चा की थी दिन दुनिया में, और उसके बाद लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है, कतर के बारे में भी हमने बताया था कि वहां पर कई मोबाइल व्हीकल लॉन्चर हैं, वहां पर लगाए गए हैं, जो बम वर्षक हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया V-52 करके। ठीक है, तमाम जेट्स भी वहां पर मौजूद है। तो एक तरीके से ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लंबी चीजें चल रही हैं जो लंबा खिंच सकता है। अगर ईरान के साथ युद्ध में जाएगा अमेरिका, तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन बचेंगे? पीछे तो आ नहीं सकता। कुछ और रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं साथ में इमरान जी। ये एक रिपोर्ट है, CNBC की तरफ से है। एक माइकल रूबिन करके हैं, ये फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल, मतलब वहां के एक सीनियर अधिकारी हैं पूर्व, वो बता रहे हैं, उन्होंने एक चीज कही है कि ट्रम्प्स लेगेसी विल बी एज द प्रेसिडेंट हु एनेबल ईरान टू गो टू न्यूक्लियर। अगर वो कोई स्ट्राइक नहीं करते हैं ईरान से, या तो वो न्यूक्लियर डील पर, जैसा आप पहले भी बताते रहे कि ईरान न्यूक्लियर डील पर कभी भी इस तरीके से नहीं हटेगा जो अमेरिका चाहता है। ये कह रहे हैं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी रह गए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ नहीं कर पाते हैं और अगर वो युद्ध नहीं करते, वॉर नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते, तो आगे जाकर जब वो नहीं रहेंगे उस पद पर, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें उड़ाई जाएंगी कि वो ऐसे थे जो ईरान से झुक गए। एक और वहां के बताए जा रहे हैं, एक कंपनी है वहां की, उनके प्रेसिडेंट है, रैपिडन एनर्जी ग्रुप है उनकी, वो CNBC को वो बता रहे थे कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोकना पड़ेगा। ईरान रुकेगा नहीं जी, और मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉर में जाना ही पड़ेगा। और ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा इतना आगे भी बढ़ चुके हैं कि वहां से पीछे हटना भी उनके लिए बहुत मजबूर हो जाना पड़ेगा, और अमेरिका कभी चाहेगा जी। लेकिन अब ये ट्रंप की मजबूरी पर डिपेंड नहीं करता है, ये ईरान की इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने एक्सपर्ट से बात की तो बताते हैं कि ईरान तो चाहता है कि अमेरिका को इस बार खींच कर लाया जाए जंग में। आप देखिए 6 महीने में चीजें उलट चुकी हैं। जून 2025 की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति बहुत बदल चुकी है। आज ईरान सारे निर्णय ले रहा है और ईरान की पूरी कोशिश है, एक हमला तो हो, एक बम तो गिरे, एक बार फाइटर जेट उसकी रेंज में तो आए, उसके बाद वो अमेरिका को जंग में कैसे खींचकर लाता है और कैसे फंसाता है ये दुनिया देखेगी। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, इतने जो ऑफिसर्स बोल रहे हैं, अधिकारी, पूर्व अधिकारी उनके बोल रहे हैं कि कल को क्या जवाब देंगे, तो वो कल को क्या जवाब देंगे उससे कहीं अधिक चिंता उनको इस बात की है आज अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे, और दूसरा अगर उस जंग में घुसे तो बहुत बुरा फंसेंगे, फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कल को कि हमने अमेरिका को इतनी बड़ी जंग में कैसे फंसा दिया। और इस बार ईरान चाहता कि आओ, उसकी जो बानगी है और उसका जो जज्बा है, हमने देखा 22 बहमन को यानी 11 फरवरी को, जब ईरान की आवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर थी और एक साथ नारे लग रहे थे, जिसमें जेनजी जिसके लिए 1 महीने पहले यानी 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल और पश्चिमी देशों ने कहा था कि ये जेनजी हैं जो ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, ये इनको दबाया गया, इनको कुचला गया और हम ऐसा होने नहीं देंगे। कल वही जेनजी और उसके साथ बुजुर्ग, खवातीन यानी महिलाएं बड़ी तादाद में, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बच्चे और एक जो जिसको हम जेनजी कहते हैं ना, मतलब जो किशोर वह हैं, जो एक पूरी एक नस्ल है, वो मैदान में थी और उनका कहना था कि हो जाए आर पार, जरा देखे तो दुनिया की ईरान क्या चीज है। क्योंकि वो देख रहे हैं
उनका क्या है, उनका कहना क्या है, हम कब तक इस तरह उनका असंतोष क्या है। देखिए वो अपने रिजीम को क्या बताना चाह रहे हैं। हमारा असंतोष इस बात पर है कि हम कब तक इस तरह से झेलते रहे, सहते रहे, हर वक्त प्रेशर, हर वक्त जंग का प्रेशर, मतलब हमें कुछ सोचने समझने का आइए उतरते हैं और हम दिखाते हैं कि हम, और वो मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, वो सारे खतरे उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं जंग के, कि ठीक है हो ही जाने दो। हम, यही तो दिक्कत है अमेरिका और इस्राएल की कि उनकी आवाम तैयार नहीं है इस चीज के लिए, न कभी तैयार होगी, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और जाने माने ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती साहब हो, या फिर जमीर अब्बास जाफरी जो वहां पर सबील मीडिया के हेड हैं, आकिफ जैदी साहब हैं, उनसे हमारी बात होती थी, अशरफ जैदी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। वो कहते हैं कि उस सभी की एक खास बात वो हमेशा कहते हैं कि पश्चिम या अमेरिका या इस्राइल नुकसान झेलने की ताकत नहीं रखते। कल दीन दुनिया शो में हमारे दर्शक भी देखेंगे उस एपिसोड को, जमीर अब्बास जाफरी से हमने खास बात की, उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इस्राइल मार खाने की ताकत नहीं रखते। ईरान के साथ यह है कि वो हमला तो झेल लेगा आपका, ठीक है, अपना नुकसान भी उठा लेगा, लेकिन आपका जब नुकसान करेगा तो आप में वो क्षमता है, वो सलाहियत है उस हमले को झेलने की, वो नुकसान उठाने की नहीं, कभी नहीं रही है। और यही इनकी कमजोरी है, जिसे ईरान की आवाम और इमाम खामनेई का इस्लामिक रेवोल्यूशन, उनके पासदारान इस्लाम और तमाम लोग समझ गए हैं। यही वजह कि ईरान शेर की तरह मैदान में डटा हुआ है और ये सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कल बताते हैं, परसों बताते हैं, एक दिन बाद बताते हैं, इस मोड में आ गए। अगली स्लाइड। बिल्कुल आगे ले चलेंगे आपको। खामेनेई के जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से एक बयान आया, जबकि अली शमखानी हैं, ईरान मिसाइल कैपेबिलिटी आउटसाइड परव्यू ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन, ये नेगोशिएटर ये कह रहे हैं कि जो भी वहां पर बैठे हैं लोग, जो नेगोशिएटर हैं, जो बातचीत कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उनकी शक्ति से ही बाहर है इस बारे में बातचीत कर पाना, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर, यानी उस पर चर्चा कर पाना। नेतन्याहू की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर को ना रखें, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी लाएं वो, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इस्राइल को जो है वो बैलिस्टिक प्रोग्राम से है। और लेकिन ये साफ तौर पर इस बात पर कह चुके, 3 घंटे की मुलाकात के बाद, ये कल इनका देर शाम का ये बयान आता है, वो साफ तौर पर कहते हैं ये प्रोग्राम से ही बाहर है, जो वार्ताकार हैं उनसे इसका लेना देना ही नहीं है। और यही बात अरब जगत को, इनके जो एक और जो इनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके चीफ हैं अली लारिजानी, वो जाकर के पूरे अरब जगत को समझा रहे हैं कि भाई हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये मत समझ। देखिए क्या रणनीति है, क्या गजब कूटनीति है, पास जाकर ये कहना किसी से कि भाई हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी पिटाई होगी तो बुरा मत मानना। ये क्या अजीब बात है कि आपकी पिटाई होगी, ये हम कह रहे हैं, पर आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बुरा मत मानना। ये ईरान इस मोड में आ गया है। तो अरब देश और अमेरिका और इस्राइल समझ नहीं पा रहे हैं कि रिएक्ट कैसे करें। न धमकाने से धमक रहे हैं, न डराने से डर रहे हैं, और सड़कों पर खुलकर आ रहे हैं, सिर पर कफन बांधे हुए हैं, कह रहे हैं कि आओ लड़ो, हम तैयार हैं, हम नुकसान उठाने को तैयार है। भाई ऐसा कौन बोलता है? लोग नुकसान उठाने से तो डरते हैं ना दिव्यांशु। तो ये जो चल रही है ये अपने आप में अगला वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगी। और ईरान इसके बाद जो, देखिए इसका जो भी फैसला हो सकता है आज रात को हमला हो जाए, हो सकता है कल हमला हो जाए, कोई उसमें स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी होगा वो नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा। उसमें एक पक्ष की नहीं चलेगी, उसमें तवाजुन होगा, बैलेंस होगा, और वो बैलेंस आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जी बिल्कुल। इस बार लग रहा है कि ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगली स्लाइड पर चलेंगे। कल जब तेहरान की सड़कों पर एक तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा था, तब देखिए ये खबर मिडिल ईस्ट से है। ईरान शोकेसेस क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल एट रैली मार्किंग इस्लामिक रेवोल्यूशन एनिवर्सरी। कल जो है 47वीं वर्षगांठ थी, और उस दौरान ये पूरी तरीके से सड़कों पर इस तरीके से मिसाइल जो है वो भरी पड़ी थी। कौन कौन सी मिसाइलें थी एक बार हम दिखाते हैं। ये तेहरान का सिंबल है, आजादी स्क्वायर है उनका, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की याद में बनाया गया है। उसके बिल्कुल बगल में इन्होंने ये अपनी मिसाइलें लगा रखी हैं जनता के लिए। आप देखिए जोश भरा जा रहा है जनता में भी, और जनता भी खुश है कि चलाओ इसे, हम भी तो देखें, हमारी ताकत भी देखें और अपने दुश्मन की ताकत भी देखें। तो ये एक मोड है जो किसी के लिए भी बहुत
बहुत मतलब परेशान कौन हो सकता है, किसी को भी परेशान करने वाला हो सकता है, खासतौर से इनके दुश्मनों को। इसके साथ साथ एक नंबर 3 पर भी है डाउन इजरायली ड्रोन्स, और जो उनके जेट थे उस दौरान 12 दिनों की जंग के दौरान उन्होंने डाउन किया, तो उसको दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है, रिवॉल्यूशन एनिवर्सरी रैली इन तेहरान। इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए आप किस तरीके से जिन जिन चीजों को दिखाया गया है, वो स्लाइड आगे है थोड़ी, ये इन मिसाइलों को दिखाया गया है जी। ये मिसाइलें वहां पर बाकायदा अपनी जनता, अपनी आवाम के सामने दिखाई गई। और हमारे दीन दुनिया के दर्शकों के लिए दिव्यांशु ने उन जितनी मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया, उनकी अलग अलग खासतौर से इमेज बनाकर हमारे दर्शकों की लाई जी। जैसे सिज्जील है जी, बिल्कुल ये सजील है, और 2000 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज है। बाकायदा आप ये सब डिस्प्ले पर देख सकते हैं। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने कई बार चर्चा के दौरान ऐसी मिसाइलों की ईरान की जो एक तरीके से उनकी क्षमता कही जाती है, जिसे लेकर बार बार अमेरिका और इस्राइल में डर का माहौल रहता है कहीं ना कहीं, और उसी को लेकर वो मुद्दे पर चले आते हैं। आगे अगली स्लाइड में लेकर चलेंगे। स्पीड मैक सिज्जील वही है जो मछली बन के उड़ती है, बिल्कुल वही है। खुर्रमशहर 4 को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। इस समय जो है ईरान की सबसे तगड़ी मिसाइल अगर किसी को कहा जा रहा है तो खुर्रमशहर 4 को ही शायद कहा जा रहा है मेरे ख्याल से। ये 4 वर्जन ही तो इस बार लगाया गया जो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी को जो ईरान नहीं बता रहा है, इसी का जो हाइब्रिड वर्जन है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 10-10 हजार की मारक क्षमता वाली, वो हालांकि उन्होंने मंजर आम पर नहीं लाए हैं, लेकिन वही अमेरिका और उनके जो सहयोगी हैं उनका बड़ा डर भी है जी। उसके पीछे का एक कारण यह भी कहा जाता है, जैसे भारत जो है वो लगातार डिफेंसिव में रहता है, यानी वो रक्षात्मक प्रणाली अपनाता है, वो कोई भी चीज अपनी खुलासा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार कहता है हम उस दौड़ में नहीं हैं जहां पर बाकी के देश अपनी तमाम चीजों को बेचने के लिए दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उसी तरीके से कहा यह भी जाता है कि ईरान की तरफ से भी वो ऑफेंसिव नहीं है। वो कहते हैं हम जो भी बनाते हैं सिर्फ अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं, वो बेचने वाली दौड़ में नहीं कि मार्केटिंग करनी है हमको। और यही कारण है कि वो इन चीजों के बारे में खोलकर बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्राइल और अमेरिका फिर उसी चीज पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। आगे हम आपको लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो गदीर आपने उस दिन बताया, इसका नाम गदीर है और इसका नाम ईद गदीर पर रखा गया है। एक खास मौका होता है ईद गदीर, और कहा जाता है ऐतिहासिक रूप से कि प्रॉफेट मोहम्मद ने उस वक्त हजरत अली को हाथ उठाकर कहा था कि मन कुंतुम मौला, मतलब जिनका मौला मैं हूं उनके मौला अली हैं। तो उसी ईद गदीर, गदीर का मैदान था जहां पर यह वाकया हुआ था, ऐसा कहा जाता है, और एक बहुत बड़े तबके का भरोसा भी है इस बात पर। तो उसी गदीर की याद में इस मिसाइल का नाम रखा गया है गदीर। बिल्कुल ये भी वही है, MRBM है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक ये भी एरिया कवर करती है, जिसमें इसराइल और यूएस के बेस जो है वो आते हैं। इसके अलावा हम आपको लेकर चलेंगे, कुछ ड्रोन हम आपको दिखाते हैं, शायद 136, शायद 129, इसके अलावा मोहसिन 6, ये सब कुछ जो है यूएवी हैं, और एक तरीके से ये कैमिकेज़े ड्रोन है जो जाता है और वहीं पर खुद भी मर जाएगा और दूसरे को भी मार के वहीं पे मतलब सो जाएंगे दोनों। एक तरीके से ये इसकी ताकत है, और इन चीजों का प्रदर्शन वहां पर किया गया है तेहरान की सड़कों पर। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। और खबर अब एक चीज ये है, आपने एक चर्चा के दौरान ये सुना होगा कि रूस का जो युद्धपोत है उसके बारे में हमने बताया था कि वो अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि फरवरी के अंत में जो तीनों कंट्री हैं, ईरान, रूस और चाइना, मिलकर युद्धाभ्यास करने वाले हैं। उनका एक प्रोग्राम है, उसके तहत साल 2019 में उन्होंने साइन किया था। लेकिन अब ट्रंप ने एक और चीज बोली थी जिस पर पेंटागन ने मुहर लगा दी, और वो खबर जो हमने कल की चर्चा के दौरान दिखाया था कि ट्रंप ने कहा है कि उनका दूसरा जंगी बेड़ा वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगा, और पेंटागन की तरफ से अब उस पर एक बाकायदा बयान भी जारी कर दिया गया कि हाँ, दूसरे बेड़े को बता दिया गया है। तो इसके पीछे क्या समझे, ये वही कारण है कि जब ये फरवरी के माह के अंत में आने वाला है, ऐसे में इनको सिर्फ इस पे नहीं बल्कि एक और को लगा के तब भरोसा करना। बिल्कुल, फरवरी के मध्य में रूस और चीन वॉर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, खुला ऐलान है, और साथ में ईरान भी है, और उसी जगह पर करने जा रहे हैं जहां से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है यूएसएस अब्राहम लिंकन। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बातचीत करने जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया कि भाई हम एक और जंगी भेड़ा भेज सकते हैं, एक और फ्लीट हम भेज सकते हैं। और उसको जब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे काम हो रहा होगा। और ये तो जाना ही है, जहां रूस और चीन मैदान में खुलकर आ रहे हैं ईरान के लिए, ये युद्धाभ्यास आप साधारण मान रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही एक युद्धाभ्यास जून 2025 में होने जा रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, और उसी युद्धाभ्यास की तैयारी के लिए उनके
के जो IRGC के टॉप जो अफसरान थे उनकी मीटिंग हो रही थी, जहां पर इसराइल ने अटैक किया था, जो सारे के सारे एक बार में जाँ बहक हुए थे, उनकी जान गई थी। ठीक है, जब कहा जाता ना कि एक साथ मार दिया था जून 2025 में, जिसके बाद 12 दिन की जंग भड़क उठी थी, तो उसी तरह का युद्धाभ्यास था जिसकी तैयारी ईरान कर रहा था और उसे इजराइल ने डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन इस बार हालात, हमने शुरू में जिक्र किया, बहुत जुदा हैं और इस बार सब कुछ खुलकर हो रहा है और भारी युद्धाभ्यास होगा, जिसके चलते अमेरिका भी तो मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। यही वजह है कि वो एक और फ्लीट भेजेगा, वो भी अपनी राजनीतिक दबाव की करेंगे। लेकिन उससे हमें नहीं लगता, जो एक्सपर्ट बताते हैं, कि बहुत ज्यादा ईरान, रूस और चीन को फर्क पड़ने वाला है। वो तो अपना नेवल एक्सरसाइज करेंगे और USS अब्राहम लिंकन और जो दूसरा फ्लीट जा रहा है उसके आसपास करेंगे, और ये स्थिति हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और तनाव का कारण बने। जी बिल्कुल, क्योंकि चीन की तरफ से भी खबरें आ रही थी कि उसका भी जंगी बेड़ा अब निकलने वाला है उधर ही, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज के लिए जैसा हमने जानकारी दी थी। अब आगे चलते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक चीज अब आपको दिखाएंगे जिससे आपको शायद यकीन ना हो इस बात पर, लेकिन यह खबर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। जो अमेरिका अपनी रक्षात्मक प्रणाली को लेकर बहुत सारे दावे करता है, तमाम थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को वो यही कह के बेचने की भी कोशिश करते हैं, बड़े सारी चीजें उन्होंने बना रखी हैं, लेकिन ये खबर आपको क्या भरोसेमंद आपको लगेगी, लेकिन ये खबर है वाकई। यूएस सेज मैक्सिकन कैटल ड्रोन्स ब्रीच्ड टेक्सास एयर स्पेस, यानी अमेरिका में कुछ ड्रोन घुस जाते हैं और खबर अमेरिका को पता ही नहीं है, कुछ देरी के बाद पता चलता है, तो अपने एयर स्पेस को बंद कर देते हैं, वहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। अब जिस पर इन्होंने, जो नॉर्थ अमेरिका में कंट्री है मैक्सिको, उसके ऊपर आरोप लगाया कि उनके ड्रोन थे, लेकिन जो मैक्सिको है उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया, वो हमारा ड्रोन ही नहीं है। अब सवाल यह है कि फिर ड्रोन ये किसका है, क्योंकि बड़ी सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर लेकर चल रही है कि ईरान की जो ड्रोन प्रणाली है उसको लेकर बहुत ज्यादा अमेरिका खुद भी आक्रामक रहा है, उनके कई चीजों को कॉपी कर रहा है, वो उस पर भी आरोप लगते हैं जी। तो अब इसको किस तरीके से हम ले कि भाई कॉपी कर रहा नहीं, बल्कि उसने ऐलानिया कॉपी किया। हाँ। उसने बताया, एक ड्रोन बनाया और उसने बताया कि हाँ हमने कॉपी किया था ईरान और हम सस्ते हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आया कि महंगा युद्ध बहुत हैवी पड़ता है, यही वजह है कि वो सस्ते हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो अपने आप में एक राज है, अब इसके पीछे कौन है, लेकिन मौजूदा तनाव से जोड़कर आप इसे देखेंगे तो जाहिर तौर पर अमेरिका के दुश्मनों की कोशिश होगी, और अमेरिका के दुश्मन कौन है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी जिस पर आरोप लगा रहे वो खुद पलट जा रहा है कि नहीं भाई हमारा तो नहीं है, फिर होगा किसका, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी ये सवाल है, क्या वॉर होगा? देखिए जो ऑयल मार्केट है वो क्या कह रहा है। ऑयल मार्केट अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ऑयल प्राइसेस रेट्स लोअर एज IEA रिड्यूसेस डिमांड फोरकास्ट। ये खबर आप देखिए 12 फरवरी आज की है, सुबह की है, लेकिन इसके साथ साथ कल की खबर आगे दिखाते हैं आपको। ये लो करने की खबर है, यानी ऑयल के जो तेल के दाम है वो गिर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर आज की है और ये 3:48 की है। ऑयल राइजेस ऑन US ईरान टेंशन डिस्पाइट क्रूड बिल्ड, यानी ये खबर बता रही कि तेल के दाम बढ़ गए। अब तेल के जो मार्केट है वो वहां पर भी लोगों को नहीं पता, एक बार दाम जो है वो तेजी से बढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो संभावित कॉन्फ्लिक्ट है उसे लेकर वो भी तनाव में है कि वो आखिर करें तो क्या करें। इसकी वजह है दिव्यांशु, ईरान ने बार बार कहा है, साफ कहा है, आप करके तो देखिए कोई कार्रवाई, हम हुर्मुज बंद कर देंगे। साफ बात, नो बकवास, हुर्मुज बंद कर देंगे। हुर्मुज जहां से 20% आबना है, हुर्मुज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जहां से 20% तेल, और खास तौर से वो एक ऐसा रास्ता है जो बहुत सस्ता पड़ता है, तो वहां अगर बंद होता है, वो रास्ता अगर बंद होता है, तो दुनिया में ये उथल पुथल तो अभी शुरुआत है। अगर वाकई कोई कार्रवाई अमेरिका के पीछे, या प्रेसिडेंट ट्रंप, देखिए आर्थिक जो गुणा गणित है, कैलकुलेशन है, उसको लेकर हमेशा चलते हैं, ये उनकी खासियत है और उनका नेचर भी है, और वो अमेरिका को आर्थिक सक्षमता दिलाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका वादा भी है। तो वो देख रहे हैं कि अगर ऐसा हमने कुछ कर, इसलिए तो वो अभी रुके हुए, इजराइल समर्थित जो लॉबी है वो भले ही कितना भी प्रेशर बनाए, लेकिन वो जानते हैं हुर्मुज बंद करेगा ईरान, हुर्मुज बंद करेगा तो करेंगे क्या, मिडिल ईस्ट का तेल लाएंगे कैसे, और दुनिया भर में वो तेल क्या स्थिति बनेगी, अमेरिका को कितना नुकसान होगा, बाकी देशों को कितना नुकसान होगा, महंगाई होगी, हाहाकार होगा, लोग अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगे, मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ईरान के पास कुछ ऐसी चाबियां हैं जिनका वो इस्तेमाल अगर करने पे आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही बात है कि चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो होर्मुज की बात हो, ऐसी चीजों में वो हमेशा कहता रहा कि नहीं, जो चीजें इंसानियत को नुकसान पहुंचाती हैं हम उनके खिलाफ हैं। एटम बम के लिए तो खुल के कहते हैं कि हराम है, हम
नहीं चाहते कि जो इंसानियत का कत्ल कर दे, सारी की सारी इंसानियत को एक बार में खत्म करने की ताकत रखता हो हम इस तरह की कोई चीज बनाएं, तो वो नहीं चाहते, लेकिन बार बार उसे इस रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका अंजाम शायद उसके दुश्मन भी जानते होंगे। तो हमारी कोशिश थी कि आपको दीन दुनिया में वो तमाम चीजें, अलग अलग पहलू भी दिखाते चलें जो इस युद्ध के पीछे हैं, युद्ध के हालात के पीछे हैं, युद्ध हो सकता है तो क्या हो सकता है, और अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है। ये हम लोग लगातार कोशिश करते हैं इसका आकलन करने की, और एक्सपर्ट से इसमें राय लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के जो हवाले होते हैं उन पे गौर करते रहते हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है इस काम में, और आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो आपको कहीं और सुनने, जानने, समझने के लिए न मिले। तो उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी, हमारा ये तरीका पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा, और भी आप क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो दिव्यांशु आपके लिए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे और कुछ ऐसा बनाकर लाएंगे। लगातार आप बहुत अच्छे विजुअल्स हमारे लिए लेकर आते हैं और बहुत अच्छी तरह से हमें समझाते भी। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु, दीन दुनिया में इस वक्त हमारे साथ होने के लिए। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे जैसे आप लाइक करते जाएंगे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया भर में हिंदी और उर्दू समझने वालों के बीच पहुंचता जाएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।